नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक खत्म। बैठक में 4 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। प्रदेश के तमाम मंदिरों में बढ़ रहे श्रद्धालुओं की संख्या पर भी हुई चर्चा। जुलाई महीने में हो सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। पंचायत राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी तेज। मतदाता सूचियों का काम पूरा। सभी विकासखंडों को दी गई मतपेटियां। हल्द्वानी में 177 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मिले नियुक्ति पत्र। मंत्री रेखा आर्य ने सभी को बांटे नियुक्ति पत्र। ग्रेजुएट महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बनने को मजबूर। विकासनगर में प्रीतम सिंह ने त्यूणी थाने का किया घेराव। सेना के जवान संग पुलिस के जवानों ने की थी बर्बरता। मामले में 2 आरोपी कांस्टेबलों की किए जा चुके सस्पेंड। कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय खोलने की 10 को पुरानी मांग पूरी। सामाजिक संगठन और पूर्व सैनिकों ने जताई खुशी। एडमिशन में पारदर्शिता बरतने की रखी मांग। और देहरादून में यूकेडी युवा प्रकोष्ठ युवाओं को दिलाएगी न्याय। रोजगार के नाम पर खिलवाड़ को लेकर लेबर कोर्ट का करेगी घेराव। प्राइवेट कंपनियों को समय से नहीं मिल रहा वेतन। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यातायात दबाव को कम करने के लिए धामी सरकार ने इस रिस्पना और बिंदाल नदी पर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण करने का निर्णय लिया है। साथ ही इस क्षेत्र में आने वाली तमाम रजिस्ट्रियों को भी सीज कर दिया गया है। विकास की रफ्तार कई बस्तियों के लिए विनाश बनकर सामने आ रहा है। एक ओर बड़े व्यापारियों को पहले ही विस्थापित कर राहत दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवार अब भी इस इंतजार में हैं कि सरकार उनको भी दूसरी जगह विस्थापित करने और उनके लिए कोई ठोस व्यवस्था करेगी। यह हम रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रिस्पना बिंदाल नदी पर बनने वाले एलिवेटेड रोड के प्रोजेक्ट से यहां के लोगों की नींद उड़ गई है। नदी के दोनों तरफ बने घर दुकान चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें हजारों घर दुकान इसके दायरे में आ चुके हैं। स्थानीय लोगों को ये डर सताने लगा कि उनके सिर से कहीं छत न छिन जाए। विकास के नाम पर उठाए जा रहे कदमों ने लोगों को असमंजस में डाल दिया है। देहरादून के आड़त बाजार, चुखुवाला की इंदिरा कॉलोनी के साथ मलिन बस्तियों के हजारों घर एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के दायरे में आ रहे हैं। यहाँ के लोगों की चिंता बढ़ चुकी है। एक तरफ घर तोड़ने की बात, तो दूसरी ओर स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो इस दौरान उन्होंने कहा कि हम गरीब लोग हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। घर टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो किराया भरने के भी पैसे नहीं है। हमारी कॉलोनी काफी साल से बसी हुई है। सरकार को हमें बेघर करने से पहले पूरी जानकारी देनी चाहिए थी। जब तक हम लोगों को दूसरी जगह घर नहीं दिए जाएंगे तब तक हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। इसके खिलाफ हम प्रदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने 2 टूक कहा कि अपने घरों को हम नहीं तोड़ने देंगे। एलिवेटेड हाईवे के नाम पर हजारों परिवारों को जो बेदखल करने का साजिश है, उसके खिलाफ आक्रोश में वहाँ के बाशिंदे जो है यहाँ इस सेमिनार में आए। आप देखते हैं कि इसमें बहुत बड़े संख्या में महिला और बुजुर्ग और हमारे यहाँ के जो देश का सीमाओं को रक्षा करने वाले जवान भी, रिटायर्ड जवान भी इसमें आए हैं, क्योंकि ये जो एलिवेटेड हाईवे है जनता नहीं चाहती है उसको, और ज़बरदस्ती उसको लागू किया जा रहा है, जिसमें लगभग 5000 जो घर है उससे जनता को बेदखल होने का संभावना है। इसका मतलब है कम से कम 20,000 लोग इसमें प्रभावित होने वाले हैं। तो उसके खिलाफ सरकार का आंख खोलने के लिए ये सेमिनार रखा गया। सेमिनार जो मलिन बस्तियों को तोड़ने की साजिश हो रही है, चाहे वो एनजीटी के नाम पर हो, हाई कोर्ट के नाम पर हो, चाहे वो एलिवेटेड रोड के नाम पर जो है बस्तियों को हटाने की बात चल रही है। और सरकार के द्वारा प्रायोजित तरीके से ये कहा जा रहा है कि अवैध बस्तियां हैं, ये बस्तियों के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो अवैध रूप से रह रहे हैं, वो इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये कहना है, ये लोग बहुत पुराने लोग हैं, बहुत काफ़ी लंबे 40-40 साल जो है लोगों को हो गए हैं रहते हुए। और यहाँ पर देहरादून के अंदर नदियों के किनारे ही जो है गरीब लोग बसते हैं। वो जाकर के सरकारी ज़मीन तो प्राइवेट लैंड तो खरीद नहीं सकते हैं, इतना महंगा हो गया है, तो ये कहाँ जाएंगे? हमारी मांग है कि बस्तियों को अगर आपने एलिवेटेड रोड बनानी है, उनका पहले पुनर्वास किया जाना चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको नागरिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, तब जाकर के आप जो है ये एलिवेटेड रोड बनाने का सोचें। लेकिन
क्या कहना चाहेंगे? निशान गलत लगाया, पहले जहाँ तक बैठने का स्थान था वहां तक बदलाया था और अब अंदर तक निशान लगा दिया। ये सब नाजायज काम हो रहा है, व्यापारी का उत्पीड़न है। ये दुकानें खत्म करी जा रही हैं, बहुत नाजायज काम है, गलत काम है बिल्कुल। व्यापारी पर कहाँ जाएगा? देखिए, आड़त बाजार को जहां तक शिफ्ट करने की बात है, ये मैं कहूँगा कि ठीक है, लोगों की रोजी रोटी उससे जुड़ी है, लेकिन उतना ही जरूर आशियाना भी है। बूढ़े माँ बाप, छोटे बच्चे, बीमार परिवार के लोग एक छोटी सी झोपड़ी में बनाकर किसी तरीके से मलिन बस्तियों में रहते हैं। सरकार को उनके लिए कोई बड़ी योजना लानी चाहिए, जैसे पहले गोविंद बल्लभ पंत इत्यादि ने पूरी की पूरी शहर बसाए। स्मार्ट सिटी का नारा देने वाली सरकार को इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, कहीं भूमि की व्यवस्था करा के उनके पक्के मकान बना के उनको दिए जाने चाहिए और तब उनको हटाया जाना चाहिए। आप किसी को कहीं से भगा दें, ये कोई रेमेडी नहीं हो, वो जाएंगे कहीं और जाके टिकेंगे, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सरकार का काम है गरीबों के लिए योजनाएं बनाना, उनको अच्छी सुविधाएं देना, उनके रहन सहन की व्यवस्था करना। तो सरकार को मलिन बस्तियों के लिए निश्चित ही एक कदम उठाने की जरूरत है। जो कांग्रेस सरकार ने 2016 में कदम उठाया था, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। लगातार उसके कार्यकाल को या उसकी समीक्षा को आगे बढ़ा रही है सरकार। हमारा तो क्षेत्रीय दल है और हमारे पास इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि जो शहीदों ने कहा था कि राजधानी पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए, अगर गैरसैंण में राजधानी यहाँ से शिफ्ट हो जाती है तो इस तरह के जो खर्चे हो रहे हैं, जो एलिवेटेड रोड बनानी पड़ रही है और लोगों को मकान लोगों के शिफ्ट करने पड़ रहे हैं, मलिन बस्ती की बात आप कर रहे हैं, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। तो इस दिक्कत का परमानेंट समाधान ये है कि जब वहाँ गैरसैंण में विधानसभा भवन बना हुआ है, सचिवालय बना हुआ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो क्यों ना राजधानी वहाँ शिफ्ट कर दी जाए। अगर हमारी सरकार 2027 में आती है तो जो बजट यहाँ पे लग रहा है फालतू में, उस बजट का सदुपयोग हम जो है पहाड़ी इलाकों में करेंगे, वहाँ रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। वहीं सरकार का कहना है कि रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड को लेकर सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर योजना पर काम किया जा रहा है। योजना पर काम तेजी से आगे बढ़े, इससे लेकर भी सभी एजेंसियां समन्वय बनाकर काम कर रही हैं और इसकी निगरानी भी की जा रही है। पुनर्वास और विस्थापन में किसी का अहित न हो, इसके लिए टीमें ग्राउंड पर काम कर रही हैं। सभी प्रभावितों को एक नीति के तहत पुनर्वास, विस्थापन और मुआवजा तय किया जाएगा। योजना के तहत प्रभावित लोगों का ध्यान रखा जा रहा है। वहीं नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि एलिवेटेड रोड को लेकर जिन भवन को नोटिस दिए गए हैं, उन सभी भवन स्वामियों को आपत्ति दर्ज कराने का भी समय दिया गया है। जो मलिन बस्तियों में अभी नोटिस दिए गए हैं रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर, उस पे कुछ लोगों की जो अपनी बात रखने का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी बात रखने के लिए आया था और इनका यही कहना है कि जितने भी नोटिस सर्व किए गए हैं, लाल निशान लगाए गए हैं, उनके संबंध में एक बार दोबारा से वेरिफिकेशन कराया जाए। जो नोटिस सर्व किए गए हैं उनमें ऑलरेडी आपत्ति करने का समय अवधि दी गई है और इनको संबंधित को अपने साक्ष्य भी प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है और उसी अनुसार इनकी प्रॉपर्ली सुनवाई भी समिति द्वारा की जाएगी। देखिए, एलिवेटेड रोड जो देहरादून में बन रही है, उन सब चीज़ों को लेकर के जहाँ पर जो चीज़ें हटानी हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के प्रशासन कवायद कर रहा है। और जैसे कि आड़त बाजार है या कहीं पर कोई मार्केट और भी आ रही हैं, उनके बसाने के लिए उनको कहाँ पर किस प्रकार से उनके व्यापार को इस्टेब्लिश किया जाएगा, इन सब चीज़ों को लेकर के भी सरकार ने सोचा है। और जो बस्तियां हैं, उन बस्तियों में जो पक्के निर्माण हैं, पुराने निर्माण हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के भी सरकार ने निर्देशित किया है। और हमारी ही सरकार है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने बस्तियों के रेगुलाइजेशन के लिए एक्ट लेकर के आई है, जिसने बस्तियों के लिए जो लोग वहाँ रहते हैं उनके निवास के लिए शिथिलीकरण भी लेकर के आए हैं। तो ऐसा कहीं नहीं है कि कोई भेदभाव किसी के साथ किया जा रहा है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की स्लोगन से चलने वाली सरकार है और निश्चित रूप से हम इस ओर बढ़ रहे हैं। तो देहरादून के अंदर जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि जाम की स्थितियाँ हो जाती हैं और लोग जो यात्री हैं मसूरी जाने के लिए बड़ी संख्या में। आंदोलनकारियों का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को कई बार पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। सरकार अमीरों से प्रेम और गरीबों से परहेज करती दिख रही है।
और ये असमानता अब सड़कों से उठकर सभागारों और आंदोलनों तक पहुंच चुकी है। एक और जहां सरकार बड़ी बड़ी योजनाओं पर त्वरित फैसले लेती है, वहीं गरीबों की आवाजों को अनसुना कर रही है। बस्ती बचाओ आंदोलन अब ये ठान लिया है कि वे बिना किसी ठोस समाधान के पीछे नहीं हटेंगे और ये लड़ाई सिर्फ घर बचाने की नहीं बल्कि गरिमा और इंसाफ की भी होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां सरकार प्रदेश में अगले महीने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में है। पंचायत राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए कवायद में जुटा है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ललित मोहन गोदियाल ने बताया कि जिला पंचायत राज विभाग की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है। मतदाता सूचियों का कार्य पूर्ण हो चुका है। सभी विकासखंडों को निर्वाचक सामग्री व मत पेटियां उपलब्ध करवा दी गई। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से मतदान स्थलों और मतदान केंद्रों का निर्धारण किया जा चुका है। संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थलों के चिन्हीकरण की कार्रवाई गतिमान है। उन्होंने बताया कि ग्राम सभाओं के ऐसे व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में छूट गया है, उनके नाम मतदाता सूची में अंकित करने के लिए भी प्रक्रिया गतिमान है। बताया गया कि सबसे ज़्यादा थलीसेण ब्लॉक में 47,879 मतदाता तथा सबसे कम खिरसू ब्लॉक में 19,232 मतदाता हैं। साथ ही बताया कि जनपद में 8,188 ग्राम पंचायत सदस्य हैं, 1166 ग्राम प्रधान और 370 क्षेत्र पंचायत तथा 38 जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र को लेकर चुनाव लड़े जाएंगे। हमारी निर्वाचन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। कुछ तैयारियां अभी गतिमान हैं। हमारी मतदाता सूचियां कंप्लीट हो चुकी हैं, पूर्ण बनकर के तैयार हो गई हैं और हमारे पास ग्राम पंचायत सदस्य के 188 पद हैं जनपद में, ग्राम प्रधान के 1166 पद हैं, क्षेत्र पंचायत के पद हमारे 370 हैं और जिला पंचायत के 38 निर्वाचन क्षेत्र हैं। मतदाता सूचियां हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मतदान के लिए भी तैयार कर दिए गए हैं और मतदान स्थलों का निर्धारण हो गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का कहना है कि देश में अमृतकाल चल रहा है और यह अमृतकाल अगले 20 से 30 सालों तक जारी रहेगा। मीडिया से बात करते हुए भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि आज देश चारों दिशाओं में आगे बढ़ रहा है और प्रगति के पथ पर नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। जिनको लगता है भरीमा ने राजनीति छोड़ दी है और मैं लंबी समय तक राजनीति से संबंध रहा हूँ, लंबे समय पत्रकारिता से संबंध रहा है और अच्छे से अच्छे लोगों को पढ़ने का मुझे मौका मिल रहा है, मिलने का मौका मुझे मिला है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये जैसे मोदी जी ने कहा हमारा अमृतकाल चल रहा है, तो ये मान के चलो कि अगले 20-30 साल अमृतकाल के ही होंगे। हल्द्वानी में वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष नवीन वर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि वह कुमाऊं मंडल के 4 जिलों का भ्रमण करके आए हैं, जहां वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति बेहद दयनीय है। उन्होंने कहा कि आज भी वरिष्ठ नागरिकों को बैंक में लाइन में खड़ा होना पड़ता है और उसी तरह अस्पतालों में भी वरिष्ठ नागरिकों को तरजीह नहीं दी जाती है। पहाड़ों में भी अब केवल बुजुर्ग बच्चे हैं, लिहाजा पहाड़ों में भी अब केवल बुजुर्ग बचे हैं, लिहाजा बुजुर्गों के कल्याण के लिए बेहतर योजनाएं चलें, उनके लिए कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएं और बुजुर्गों को बैंक की लाइन और अस्पतालों की लाइन में ना लगना पड़े। इसके लिए वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर वरिष्ठ लोगों की समस्याओं से उन्हें रूबरू कराएंगे और इन सभी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सीनियर सिटीजन्स का आज का जब हम परिवेश देखेंगे, आप गांव देख रहे होंगे कि गाँव में अब सीनियर सिटीजन्स ही ज़्यादा रह गए, युवा आपको बहुत कम मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि जब सीनियर सिटीजन गांव में रह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे जो गांव आज बहुत इंटीरियर में है, वो उन्होंने उन गाँव को उजाला कर रखा है। उस उजाले को बरकरार रखें, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है। तो उस उजाले को बरकरार कैसे रखा जाए, वहाँ आज अगर कहीं दिया जलता हुआ दिखता है या बल्ब जलता हुआ दिखता है तो वो सीनियर सिटीजन की वजह से जल रहा है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर निगम और पीडब्ल्यूडी ने मिलकर कार्य करना शुरू कर दिया है, जिसकी जानकारी देते हुए महापौर सौरभ थपलियाल ने बताया कि निगम प्लास्टिक पीडब्ल्यूडी को देगा और पीडब्ल्यूडी निगम को 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पे करेगा, जिसका उपयोग सड़क या पुल निर्माण जैसे कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक अच्छी पहल, जहां अब तक 400 किलो से अधिक प्लास्टिक निगम की ओर से विभाग को दिया जा चुका है। अच्छी पहल और एक नई पहल जो है दोनों के समन्वय से शुरू हुई है, जिसमें कि नगर निगम जो है प्लास्टिक जो है वो पीडब्ल्यूडी को देगा और पीडब्ल्यूडी प्रति किलो 10 रुपए के हिसाब से वो नगर निगम को उसके लिए पे करेगी। और जिसका उपयोग की जिस प्लास्टिक का उपयोग वो सड़क निर्माण में, कहीं ब्रिक बनाने में, ऐसी जगहों पे प्रयोग में लाएगी। तो उसके लिए 400 किलो जो है नगर निगम प्लास्टिक जो है अभी तक वो दे चुका है पीडब्ल्यूडी को। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां यहाँ बहादुराबाद थाना क्षेत्र के मूलदासपुर उर्फ मजरा में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग की घटना सामने आई। इस अग्निकांड में एक व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। वहीं सूचना पर बहादुराबाद, मायापुर, सिडकुल समेत अन्य जगहों से दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में आग लगने पर धमाका भी हुआ, जिसके बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे हम लोगों ने 4 गाड़ियाँ जो भेजी, एक रुड़की से, एक फायर स्टेशन बहादुराबाद से, सिडकुल से और मायापुर से। और गाड़ियाँ पहुंची हमारी, एक रास्ते में फंस गई थी जो सबसे पहले आई, तो उसको निकलवा करके फिर हम लोग पहुंचे जो है और फायर फाइटिंग का काम प्रारंभ किया। और इसमें 5 गायें जो की डेथ हो चुकी है और एक आदमी को इंजर्ड बताया जा रहा है, जिसको हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका है। तो सर किस तरह का काम यहाँ पर हो रहा था? फुलझड़ी बनाने का काम चल रहा है। खबर विकासनगर से है, जहां चक्राता विधानसभा के त्यागी थाना क्षेत्र में एक सेना के जवान के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा की गई बर्बरता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा आरोपी को 2 कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया गया, मगर फिर भी ये मामला थमता नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते आज कांग्रेस के कद्दावर नेता और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने स्थानीय जनता के साथ त्रिवेणी थाने का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और त्रिवेणी थाना पुलिस पर उत्पीड़न व भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। जिस तरीके से त्रिवेणी थाना पुलिस अधिकारियों द्वारा, पुलिस के सिपाहियों द्वारा सेना के एक जवान के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई और उनके साथ मारपीट करते हुए बल के माध्यम से माफीनामा भी जो है लिखवाया गया। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और कहना चाहते हैं कि जब सेना के जवान के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार हो सकता है, तो आम आदमी की क्या हैसियत रह जाएगी। बागेश्वर जनपद के गरुड़ नगर पंचायत में कार्यरत कर्मचारी को हटाने के बाद कर्मचारी और सभासदों ने नाराजगी व्यक्त की है। नगर पंचायत कार्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन कर कर्मचारी की सेवा बहाल करने की मांग की गई। दरअसल कुछ दिनों पहले नगर पंचायत कार्यालय में आउटसोर्स से तैनात कर्मचारी भावना पाठक पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए नगर पालिका अध्यक्ष भावना वर्मा ने उनकी सेवा समाप्त कर दी। इससे गुस्साए कर्मचारियों और सभासदों ने कर्मचारी की सेवा बहाल करने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया, कार्यालय में प्रदर्शन किया। मामले की सूचना मिलते ही गरुड़ नगर पंचायत के सभासद अंकित जोशी, प्रदीप गुरानी आदि कार्यालय पहुंचे और कर्मचारी को बहाल करने की मांग की।
पूर्व में नगर पंचायत गरुड़ की बहुउद्देशीय कार्मिक के रूप में तैनात थी, जो कि मुझे ठेकेदार द्वारा लेटर प्राप्त हुआ था कि मैंने कार्यालय में अध्यक्ष महोदय और बाकी जो नियमित कर्मचारी हैं उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग, अभद्रता का प्रयोग मैंने वहाँ पर किया है। तो उनके द्वारा ये लिखा गया था कि आप 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे अध्यक्ष महोदय और अधिशासी अधिकारी के सामने में। तो महोदय मेरा दूसरा दिन था शुक्रवार को, तीसरा दिन मेरा होना था शनिवार को, और शनिवार को सेकंड सैटरडे हो गया था और चौथे दिन को संडे हो गया था। ये बात ऑफिस में रखी थी और ये अध्यक्ष मैम के सामने रखी थी, तो इसमें मैम ने क्या कहते हैं हस्तक्षेप करना था और इसके प्रति एक्शन लेना था। तो ये किसी उसका पर्सनल मैटर नहीं होता, पर्सनल मैटर होता तो घर में होता, ऑफिस के अंदर कोई पर्सनल मैटर नहीं होता है, तो इसमें एक्शन लिया जाना चाहिए था। महिला के ऊपर ऐसी छेड़छाड़ हुई थी, ये हमें बात अब पता चल रही है। ये हम सभासद हैं तो इसके बारे में हमें पहले जानकारी होनी चाहिए थी, इसके बारे में हम मीटिंग बैठाते। कुछ दिन पूर्व मीडिया के माध्यम से भी हमने ये चीज़ चिताया था कि नगर पंचायत को आप अपनी मनमानी ना करें, क्योंकि ये पंचायत सभी की पंचायत है। ये पंचायत कर्मचारियों की पंचायत है, ये पंचायत सभासदों की पंचायत है, ये पंचायत ईओ की पंचायत है, ये पंचायत अध्यक्ष की पंचायत है। बगैर पंचायत में बैठक हुए ऐसा निर्णय लेना बहुत गलत है। एक हमारी बहन है भावना पाठक, उसको जो है अचानक से उसको बिना किसी कारण के निकाल दिया है। अगर उसके साथ अगर ऐसा कुछ हो रखा है, उसको निकाल दिया गया है, उसको निकालने के पीछे अगर कोई कारण है, उन कारणों की चर्चा हमारे साथ भी तो होनी चाहिए थी कि ये कारण है सभासद महोदय। सभी हम भी सभासद हैं, पूरे 7 सभासद हैं, एक अध्यक्ष हैं, ईओ साहब हैं, हम सभी मिलकर अगर कोई ऐसा गलत काम हुआ तो हम कौन सा गलत के साथ खड़े हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।